बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम है मुज़ाकरात के मामलात को लेकर। कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो ये सोचते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए चाहे इमरान खान उनकी इजाज़त दें या ना दें। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने यह एतराफ़ भी किया कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा हूँ। हालांकि इमरान खान साहब ने हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेलने को तनकीद का निशाना बनाया है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ आए जो भी आए, और पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी के साथ रखे। ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला है, इससे नैरेटिव को भी नुकसान होता है और आप अपनी मंजिल से भी दूर हो जाते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब का एतराफ़ है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने एलानिया मना किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं करनी। जब इमरान खान साहब ने मना किया हुआ था उन दिनों में लॉन्ग मार्चेज आए इस्लामाबाद की जानिब, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी, और दोनों मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब को उठाकर उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात वगैरह किए गए और वो लगातार एंगेजमेंट में थे, राब्ते में भी थे। इमरान खान साहब के पास जेल में भी लोगों को भेजा गया, तजावीज़ भी दी गई। तो ये एंगेजमेंट तो रहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात से मना किया हुआ था। 26 नवंबर के बाद इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की थी। फिर बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं उनकी जब मुलाकात हुई एस्टेब्लिशमेंट से, तो इमरान खान साहब ने उसको सराहा भी था। तो एक तरफ पॉलिसी इमरान खान साहब की है, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं विकेट के दोनों तरफ इसलिए खेलता हूं कि दोनों तरफ पाकिस्तान है। अब तहरीक इंसाफ इसमें दो हिस्सों में डिवाइड है, दो इससे अलग अलग सोच है ना। एक हिस्सा ये समझता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी पाकिस्तान की अवाम शिकस्त नहीं दे सकती। ये वो हिस्सा है जिसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बंदूक है, वो बहुत ताकतवर है, वो रियासती ताकत को इस्तेमाल कर सकती है, और ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं किसी लालच की वजह से, किसी खौफ की वजह से, या ये ज़हनी तौर पे हारे हुए हैं। इन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत भी शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। आप इसको कमज़ोरी समझ लें, बुज़दिली समझ लें, या इनको लगता है कि नहीं, इनको नहीं हराया जा सकता, एक बहुत बड़ी फौज है, इसके पास बहुत सारे हथियार हैं, वो ऐसा समझते हैं और इनके साथ आपको डील ही करना पड़ेगा, इनके साथ आपको बात ही करनी पड़ेगी। ये लोग, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, और ये बड़ी तादाद है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब ये लोगों का तरीकाकार क्या है? ये कहते हैं जी आप करें मुज़ाकरात, कोई भी करे, ओवरसीज आके करें, वो भी मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब को भी ये कहते हैं आप भी मुज़ाकरात करें, लचक पैदा करें। उनकी फैमिली को भी कायल करते हैं, खुद भी कायल हैं, कारकुनों को कायल करना चाहते हैं। और यही लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हार्ड स्टांस के भी खिलाफ बोलते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रद्द अमल को भी ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फॉलो करता है इमरान खान साहब को। जिस लाइन पे इमरान खान साहब चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया उसी लाइन, उसी ट्रैक को फॉलो करता है। अब इमरान खान साहब जो ट्वीट्स करते हैं वो पार्टी की अक्सरियत उसको रीट्वीट भी नहीं कर सकती। वो लोग डरते हैं कि इतना सख्त बयानिया जो इमरान खान साहब ले रहे हैं उसका बोझ उठाना ही मुश्किल है। तो सोशल मीडिया इमरान खान साहब के बयानिए के करीब तर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आम पाकिस्तानी समझ लें आप, या कुछ ऐसे लोग जिनका शायद पीटीआई से ताल्लुक नहीं भी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस ले लेते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी शामिल हो गए जिनकी एस्टेब्लिशमेंट से पुरानी एक लड़ाई चल रही थी, उन्हें लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फुल टाइम मैदान में है, तो इससे फ़ायदा उठा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं, वो भी आ जाते हैं। लेकिन देखें, जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो चाहते भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन वो डील भी नहीं करना चाहते। तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे? मुज़ाकरात इस बात पे कि एस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग देते हैं, आप निकले बीच में से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले इस मुल्क को करके आप बैरकों में वापस जाएं। ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ हो सकती है, और इस पे अमल दरामद होना भी चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दूसरा ग्रुप कौन सा है? ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी। हम 7 दहाइयों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है, हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, लीडरों को फांसियां देती है, लीडरों को जिला वतन करती है, सियासतदानों को गायब करती है, सियासी आवाज़ों को जबरी तौर पर लापता करती है। सहाफ़ियों के साथ क्या किया जाता है, दानिश्वरों के साथ क्या किया जाता है, उस्ताज़ा के साथ क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स के साथ इस मुल्क में क्या किया जाता है। जब आप प्लस माइनस करते हैं तो ये वो तबका है जो ये सोचता है कि आपको एक मरतबा अगर इस मुल्क को इस जंजाल से निकालना है तो आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके असल रोल में वापस भेजना पड़ेगा। वो अगर अपने असल रोल में वापस चले जाएंगे, यानी बॉर्डरों तक और बैरकों तक महदूद हो जाएंगे, तो जो सिविलियन क़यादत आएगी इलेक्शंस के नतीजे में, वो पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर गवर्न कर सकती है। छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। देखें ना, अब
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 70 साल में पाकिस्तान को नहीं संभाल सकी तो 50 साल दे दें फिर सिविलियन की आदत को भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 साल तो बहुत ज्यादा है, 20-25 साल में पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन बीच में पंगा नहीं होना चाहिए कि जनाब अभी यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिरा दी जाए, उसके बाद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कंपेन चला दी जाए, फिर नवाज शरीफ साहब जनाब वो भी घर जाएं, फिर उसके बाद PMLN के खिलाफ हो जाएं, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बने तो फिर उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, फिर एक जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ले आए, उस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के बाद एक जाली इलेक्शन करवाया जाए, जाली फार्म 47 के ऊपर एक अर्दली हुकूमत बना दी जाए। तो ये जब सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इनका नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ में दूसरा तबका यह है जो कहता है कि नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट को इससे बाहर निकाले बगैर आप पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। अब ये जो पहली तरह के लोग हैं वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, जो दूसरी तरह के लोग हैं वो कहते हैं जी मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन उन शराइत के ऊपर करें जो इमरान खान साहब बोल रहे हैं। वंस फॉर ऑल जो है ये सारा मैटर जो है इसको सॉल्व कर दें, इसको रिजॉल्व करें, इसके अंदर से बस निकालें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालें। और इस काम के लिए यानी मेरी जाती राय ये है कि इस काम के लिए अगर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, चाहे आप उन्हें चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं, लुटेरा समझते हैं, बददयानत समझते हैं, करप्ट समझते हैं, वो सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर भी बैठ जाएं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकाल दें तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नेकी होगी। इनके सारे गुनाह माफ अगर ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए सियासत से बाहर निकाल के साइड पे कर दें। जब भी एक आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का टाइम आता है पाकिस्तान में सियासत शुरू हो जाती है। जो आर्मी चीफ आकर बैठ जाते हैं उनका वापस जाने को दिल ही नहीं करता। ये इतनी बड़ी ताकत बन गई है पाकिस्तान में ये कुर्सी कि इसको छोड़ना ही कोई नहीं चाहता। वजीर आजम आर्मी चीफ की तारीफ से दिन का आगाज करता है, आर्मी चीफ की तारीफ से जो है वो दिन का इख्तिताम करता है। बाकायदा आर्मी चीफ की तारीफों के लिए एक डिपार्टमेंट ही बन गया है जहां से तारीफें हो रही हैं, वहां से टिकटॉक्स बन रहे हैं, वहां से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो ये जो एक हीरोइज्म है मिलिट्री का तो होना चाहिए ना। देखें मिलिट्री तो हर मुल्क की मिलिट्री हीरोज होते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो इनके करने का काम नहीं है। और नौकरी के ऊपर लंबे अरसे तक विराजमान रहने का जो शौक है उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपनी एक्सटेंशंस के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स ने सियासत में बेजा मुदाखलतें की हैं। अब आप ये रिकॉर्ड उठाकर देख लें, कोई वर्दी पहन लेता है तो उसका उतारने को दिल ही नहीं करता, और अगर कोई आर्मी चीफ बन जाए तो फिर उसके बाद उसको रिटायरमेंट के अंदर नजर आता है कि जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी या मेरे जाने के बाद मुल्क चल ही नहीं सकता। तो कोई भी इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। मसला यहां पे है, अगर किसी को यह लगता है कि इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके कुछ लचक पैदा करके कल को इक़्तिदार में आ जाएंगे और इनके साथ मिलकर चल लेंगे तो पाकिस्तान वैसे ही चलेगा जैसे 70 साल से चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के बकौल वो जो कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को तो इक़्तिदार चाहिए। वो ये कहते हैं हुकूमत के लिए तो बड़ी लड़ाई नहीं है, मेरी तो लड़ाई बहुत बड़ी है, मैं तो मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहता हूँ। हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि अपने फैसले खुद कर सकें, बंद कमरों में फैसले ना हो। इमरान खान साहब की बहन ने भी मेरी बात की तस्दीक की। अब ये एक इख्तिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, ये आने वाले दिनों में और गहरा होता चला जाएगा। और ये सोशल मीडिया पे तनकीद जो लोग करें आप समझ लें कि ये वो लोग हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफामत चाहते हैं, और जो लोग इमरान खान साहब के ट्वीट्स का बोझ उठा लें आप समझ लें ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फौज को सियासत से सेफ एग्जिट दे दिया जाए। और तीसरे लोग जो ये दोनों चीजें नहीं चाहते वो कहते हैं जी बहुत हार्ड स्टांस उन्होंने लिया हुआ है, ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का एक दफा बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की बहन ने मेरी बात की तस्दीक की है और ये इंटरव्यू दिया नौरीन खान साहिबा ने। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, पढ़ के बाकायदा बता देता हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने कहा इमरान खान से मर्जी की मुलाकातें करवा कर ये मर्जी की खबरें इमरान खान तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इमरान खान इनसे ज़्यादा समझदार है। मैंने आपसे कहा था ना कि इमरान खान को जानबूझ के ऐसी खबरें पहुँचाई जा रही हैं जिससे उसके मौक़िफ़ में लचक पैदा हो। ऐसे लोगों को मिलवाया जा रहा है जो इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करें, जैसे कि आदम सवाती साहब को मिलवाया गया। अब दावा यह सामने आया कि आदम सवाती साहब से इमरान खान साहब खासे गर्म हो गए थे उस वक्त जब आदम सवाती साहब ने कहा जनाब मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, फौजी की आदत से। तो इमरान खान साहब ने ठीक ठाक सुना दी उन्हें, और उसके बाद उन्होंने बाहर आके वो गुस्सा निकाल दिया बाबर सवाती साहब पे। हालांकि बाबर सवाती साहब के बारे में अभी एहतसाब कमेटी ने कोई फैसला ही नहीं किया। फिर जनाब बैरिस्टर साहब को भेजा गया, उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने 2.5 घंटे लगाए। फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, फैमिली की मुलाकात 8 तारीख को है। वो कह रहे हैं कि हम धरना दे देंगे अगर हमें ना मिलवाया तो। अब देखते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन कौन इमरान खान की बहनों के साथ बैठकर वहां धरना देता है।
وہ खवातीन जो अदालतों में आती थी मखसूस नशस्तों के लिए, वो खवातीन जो हर जगह पहुंच जाती थी कि जनाब मखसूस नशस्तों की लिस्ट में हमारा नाम डाल दें, क्या आपको वो खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आती हैं? इमरान खान की बहनों के साथ खड़ी हुई, या इमरान खान साहब की अहलिया जब एक तहरीक चला रही थी उस वक्त खड़ी हुई, ये खवातीन आपको गायब नजर आती हैं। ये होती नहीं, दो चार औरतों को छोड़ के कोई भी अडियाला जेल का रुख ही नहीं करता, कोई उधर आता ही नहीं है, कोई अमली तौर पे कोई काम करता ही नहीं है। खवातीन भी मायूस हो गई है, शायद हमें सीटें नहीं मिलेंगी। अगर इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी हैं तो फिर उनको खड़े होना चाहिए और वो नजर भी आना चाहिए। बहरहाल मीडिया के अंदर ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। देखते ना कौन सी खवातीन है जो MNAs MPs तो बनना चाहती हैं, सेनेटर्स तो बनना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरने में बैठती हैं या नहीं बैठती, उस दिन प्रेशर डालने के लिए आती हैं या नहीं आती। जुनैद अकबर साहब ने भी नाजरीन ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान साहब कहेंगे वैसे ही हम सड़कों पे आ जाएंगे। देखिए, इमरान खान की बहन ने कहा था कि इमरान खान अपने लिए निकलने के लिए कभी नहीं कहेंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने अभी तक जितने भी एहतजाज करवाए हैं, एक तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि कोशिश करोगे इसको रोक लें, और उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके लिए उन्होंने जोर लगाया कि अदलिया को बचा लो किसी तरह। ये अक्टूबर और नवंबर में इमरान खान साहब ने सब कुछ इसी के लिए किया ताकि कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन ना ले सकें और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से आइन का हुलिया ना बिगाड़ा जा सके और अदलिया पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना किया जा सके। इस मकसद के लिए तो उन्होंने लोगों को निकाला। अपनी रिहाई के लिए इमरान खान साहब ने अलग से कोई तहरीक चलाने का नहीं कहा और ना वो कहेंगे कि मुझे जेल से निकालो, आओ तहरीक चलाओ। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि ये तहरीक इमरान खान साहब के साथियों को खुद चलानी पड़ेगी। क्या कोई एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर है जो खड़ा होकर ये कहे कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाने का मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं हर सतह पे जद्दोजहद करूंगा, अवाम मेरे साथ निकले, हमने अपने लीडर को बाहर लेकर आना है कोई एक? ये सारे के सारे इंतजार करते हैं कि इमरान खान कहे, और इमरान खान की बहन ने कहा है कि अपनी आज़ादी के लिए तहरीक चलवाने के लिए इमरान खान आपको कभी नहीं कहेगा। मुल्क के लिए कोई तहरीक चलानी हो, कोई महंगाई के खिलाफ चलानी हो, कोई अदलिया के हक में चलानी हो, कोई आईनी तरमीम के खिलाफ चलानी हो, कोई जोर जबरदस्ती के खिलाफ चलानी हो, जुल्म और जबर के खिलाफ चलानी, वो इमरान खान साहब चलवाते हैं। लेकिन अपनी आज़ादी के लिए वो कोई तहरीक चलाने के लिए नहीं कहेंगे इमरान खान साहब, ये उनकी बहन ने कंफर्म किया है। तो वो आपको खुद चलानी पड़ेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान साहब के तोहफे के अंदर दिए हुए सीटों और टिकटों के ऊपर जो लोग वजीर बन गए, वजीर आला बन गए, सेनेटर बन गए, MNAs बन गए, बड़े बड़े ओहदों पे जाके बैठ गए, बड़ी बड़ी कमेटियों की इनको सरबराहियां मिल गई, उनमें से कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि मैं तहरीक आज से शुरू कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को अपने जेल से बाहर निकालना है और हमारी तहरीक का मकसद ये और हम खुद से काम करेंगे। पहली मरतबा अब हम देख रहे हैं पंजाब में खुद से काम हो रहा है, खुद से तहरीक हो रही है। और मुराद सईद ने जैसे ही अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई है तो मैंने देखा कि फौरी तौर पे जुनैद अकबर साहब बहुत मुतहरिक हो गए। पहले भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन जुनैद अकबर साहब से जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी उतना फास्ट उन्होंने काम नहीं किया। शायद वो भी अडियाला जेल की तरफ देख रहे हैं एड़ियां उठा के कि अडियाला जेल से क्या हुक्म आता है। तो अडियाला जेल में रहने वाले कैदी नंबर 804 ने तो कभी नहीं कहना कि मुझे निकालने के लिए तहरीक चलाओ, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब भी फौरी तौर पे मुतहरिक हो गए कि जनाब मैं भी लाया अमल देने वाला हूं, एहतजाज के लिए मैं भी ऐलान करने वाला हूं। मामला यह है कि मुराद सईद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान ट्रस्ट करता है। नौजवानों की बड़ी तादाद मुराद सईद के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करती है क्योंकि वो इमरान खान का एक वफादार साथी है। मुराद सईद ने अगर मामला अपने हाथ में लिए तो फिर लीडरशिप को नौजवानों के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना हर सतह पे, हर मैदान में करना पड़ेगा। आज असेंबलियों के अंदर भी मुराद सईद के अपने नौजवान साथी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये रिएक्शन अगर आ गया और नौजवान अगर खड़े हो गए मुराद सईद की आवाज के ऊपर, तो ये आदमी तहरीक चला सकता है इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। यानी कोई और ये जिम्मा अपने कंधों पे ले या ना ले, मुराद सईद ये जिम्मा अपने कंधों पे ले सकता है और उसने अब ऐलान किया है, कुछ ऐलानात आने वाले वक्त पे करेगा। लेकिन इस मौके पे पार्टी को जहां इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो लड़ाई छेड़ दी है उससे तहरीक इंसाफ में एक नई जंग छिड़ गई है। यानी आलिया हमजा साहिबा ने भी अब दरखास्त की है कि सारे एजेंडे और सारी लड़ाइयां एक साइड पे रख दें, इस वक्त फोकस पाकिस्तान के मामलात के ऊपर करें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करें सब लोग मिलकर। असद कैसर साहब पे, तैमूर झगड़ा साहब पे, आतिफ खान पे, शहराम तरकई पे, ये इमरान खान के साथी हैं, इनके ऊपर अली अमीन साहब ने अटैक किया है और डेलिबरेटली किया है, गैर जरूरी तौर पे किया है।
سارا میڈیا اس بات کے اوپر قائل ہے کہ علی امین صاحب کا یہ خودکش حملہ ہے اپنی پارٹی کے اوپر اور عمران خان صاحب کی جو شروع ہونے والی تحریک ہے اس کے اوپر ایک ایک کر کے سب کا رد عمل آ رہا ہے. اسد کیسر صاحب کا, تیمور جھگڑا صاحب کو تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں $50,000 مہینہ کما رہا تھا. $50,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, یہ تقریباً اس وقت 1.25 کروڑ روپے سے اوپر بنتا ہے. اتنا پیسہ وہ ہر مہینے کما رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے. وہ غریب آدمی تو نہیں تھا, بہت پیسے والا بندہ تھا, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں میں نوکری نہیں کر رہا تھا, میری ایک پارٹنرشپ تھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اور میں اور پیسے بھی کما سکتا تھا, اب تک تو میں 2 ملین کما رہا ہوتا. بہرحال یہ انہوں نے کہا تیمور جھگڑا صاحب نے, اور انہوں نے کچھ چیلنجز بھی دیے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ جناب آپ کے تو 10 کروڑ کے اثاثے ہیں, تو 75 کروڑ کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی پہ اور عمران خان کے وکیلوں پہ خرچ دیا, تو آپ کے خلاف انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ جب 10 کروڑ کے اثاثے ہیں تو 75 کروڑ کہاں سے خرچ دیا؟ یہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھایا تیمور جھگڑا صاحب نے. اسد کیسر صاحب نے بھی اب اس کے اوپر رد عمل دیا. اسد کیسر صاحب کو میں بتاؤں یہ تحریک چلانے کا ٹائم ہے, وہ برطانیہ میں موجود ہیں اور ان کا نام بھی کسی ECL کے اندر نہیں ہے اور وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے لیے سسٹم نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بھی سسٹم کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے. یہ وہ سیاستدان ہیں جو مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کوئی ہارڈ سٹانس یہ لوگ نہیں لیتے. لیکن یہاں پہ اسد کیسر صاحب نے علی امین کے الزامات پہ ہارڈ سٹانس لیا. انہوں نے کہا میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. ہم وزیر اعلیٰ کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ملک اور بانی PTI عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اس وقت ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس اور امن و امان کی بحالی اور عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی کی جدوجہد پر مرکوز رکھے. یہ فالتو لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے. سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ ایک خودکش حملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. ناظرین, بلاول بھٹو کی شوخیاں, یہ بڑی مزیدار خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا اب یہ خبر سننے کے بعد. آپ نے کبھی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر شوخے لڑکے دیکھے ہیں؟ یہ ذرا بڑی عمر کے شوخے لڑکے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. یہ لڑکے اپنے چھوٹے چھوٹے کزنوں کو اور چھوٹی چھوٹی کزنوں کو بٹھا کے ایسے عجیب و غریب قصے اپنے بارے میں سناتے ہیں کہ فلانا بھی میں نے کام کیا تھا, فلانی کارروائی بھی میں نے ڈالی تھی, فلانا SHO میرا یار ہے, فلاں جگہ پہ میں نے فلاں کارروائی ڈال دی تھی, فلاں جگہ پہ میرا اتنا نام ہے. تو یہ اپنے جھوٹے قصے اپنے کزنوں کو, جو چھوٹے ہوتے ہیں بیچارے کچے ذہن, ان کو یہ شادی بیاہ کی راتوں میں بیٹھ کے سناتے ہیں اور اس سے داد وصول کرتے ہیں. تو یہ شوخے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, انہیں جب زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار, انہیں جب شعور آتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فراڈی ہے, یہ تو دھوکے باز ہے, یہ تو کہانیاں سناتا تھا. تو ان شوخے لڑکوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے اپنے جونیئرز کے سامنے اپنی فیملی میں. یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ایسے بہت سارے شوخے لڑکے ہوتے ہیں. تو بلاول نے اسی طرح کی شوخیاں کی ہیں, اور شوخیاں کرتے ہوئے بلاول نے کیا کچھ کہہ دیا ذرا سن لو تسی. بلاول نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے, پاکستان کو FATF کی لسٹ سے نکلوایا. بلاول زرداری کا دعویٰ. اب یہ 2 دعوے کیے, اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ یعنی پھر یہ بھوٹے کو کہتے ہیں کہ بھوٹا گالیاں نکالتا ہے. اب اس طرح کے جب آپ بیانات دیں گے تو بھوٹا کیا کرے گا؟ میں اس بھوٹے کی بات کر رہا ہوں. پھر جناب اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک احمد ہے لڑکا, وہی اس کا جواب دے سکتا ہے جس طرح کا یہ مذاق ہے. یعنی اگر آپ مذاق کریں گے تو آپ کو مذاق میں ہی جواب ملے گا نا. کل کو بلاول کہیں گے کہ جی سب سے پہلے گٹکا میں نے کھایا تھا اور اس سے جو نقش و نگار لگے ہیں کراچی کی دیواروں پہ وہ بھی میں نے لگائے تھے. پرسوں بلاول کہہ دے گا سب سے پہلے 1 ویلنگ سلنسر نکال کے میں نے کی تھی. تو کیا آپ اس پہ یقین کر دیں گے؟ اور بھائی, اسلامو فوبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ میں جب عمران خان نے اٹھایا تھا تب آپ سیاسی طور پہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. آپ سوچ نہیں سکتے جیسی تقریر, آپ کے خاندان میں کوئی نہیں سوچ سکتا, پورے زرداری خاندان میں, جیسی تقریر عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی تھی. آپ کی نسلیں نہیں کر سکتی. عمران خان نے جو وہاں پہ بات کی تھی اسلامو فوبیا کے خلاف, اور آج عمران خان کی وجہ سے عالمی سطح پہ اسلامو فوبیا کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے. عمران خان کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے نہیں. آپ کی تو تب حکومت کے اندر سیاسی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. آپ نے تو بعد میں آ کر کہا
کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, اور ابھی تک قوم پرانا پاکستان جو ہے وہ آپ کا دیا ہوا بھگت رہی ہے. FATF سے نکالا, حماد اظہر نے نکالا تھا فوج کے ساتھ مل کے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ اثر رسوخ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ قوانین پاس کروائے تھے, اور حماد اظہر نے اس میں بہت محنت کی تھی, دن رات ایک کیا تھا. یہ اس کا کریڈٹ ہے حماد اظہر کا, اور آپ اس کی قابلیت کے کسی درجے کو نہیں پہنچتے. وہ بہت قابل آدمی ہے, پریکٹیکل آدمی ہے. بلاول صاحب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہے یہ حکومت, پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مل گئی ہے چیئرمین شپ. آپ نے کوئی محنت نہیں کی, آپ نے کوئی جدوجہد نہیں کی ہوئی, کیونکہ آپ کا خون جو ہے اس کے اندر بے نظیر کا خون شامل ہے, اور آپ زرداری کے بیٹے ہیں, لہذا آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہے. بے شمار اور لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک میں, ان کے شہداء ہیں, قبریں بھری پڑی ہیں, کئی لوگوں کے کئی بچے شہید ہو گئے ہیں. ان کو کیوں نہ بنا دیا جائے کسی پارٹی کا چیئرمین؟ دیکھیں قربانی آپ کے خاندان سے لی گئی ہے, لیکن آپ یہ جو بدلہ لے رہے ہیں پوری قوم سے, یہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اور یہ جھوٹ چتالی کہ جناب اسلامو فوبیا کا عالمی دن آپ کی وجہ سے بنایا جاتا ہے, اوپر سے نہروں کے خلاف پورا ایک سٹیٹمنٹ دے دیا لمبا چوڑا, اور وہ بھی گول مول, اور وہاں دعویٰ کر دیا کہ آصف زرداری بھی نہروں کے خلاف ہے. آپ کے والد گرامی آصف علی زرداری نے جولائی کے 8 تاریخ کو, 8 تاریخ تھی غالباً, ایوان صدر کے اندر باقاعدہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, جو FISC جو ایک بنی ہوئی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ حکم جاری کیا تھا کہ دریائے سندھ سے یہ 6 نہریں نکالو اور ان کے پشتے بھی پکے کرو, اور وہ تحریری طور پہ موجود ہے, 10 دفعہ دکھا چکا ہوں. زرداری صاحب نے بطور صدر یہ حکم دیا تھا. بلاول صاحب لڑائی آپ کی زرداری صاحب سے بنتی ہے, جا کے اپنے والد سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہریں بنانے کا حکم دیا. الزام آپ کسی اور کے اوپر لگا رہے, پھر کہتے ہیں عمران خان بھی سندھ پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا, سندھ کے پانی پہ. بھئی عمران خان نے تو کوئی ڈیم, کوئی نہر اس طرح سندھ کے اوپر نکالی نہیں. کبھی کہتے ہیں جی انڈیا یہ کر رہا ہے, یعنی کوئی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. وہ سندھی بیچارے آئے تھے اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے کہ ہمارے پانی پہ قبضہ ہو رہا ہے, یہ ان کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے وہ بیچاروں کو روٹی کھلا کے واپس بھیج دیا. ناظرین, پاکستان کے وزیر اعظم, اردلی وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سب سے زیادہ دورے سعودی عرب کے کیے ہیں. سب سے زیادہ ملاقاتیں ان کی سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں, اور یہ میں صابر شاکر صاحب کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ سعودی عرب کا حکم نامہ شامل ہے جو انہوں نے ساتھ لگا کے ٹویٹ کیا. سب سے زیادہ دورے آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے سعودی عرب کے کیے. اب سعودی عرب نے ورک ویزوں کے علاوہ باقی تمام ویزوں پر فی الفور پابندی عائد کر دی ہے. 13 اپریل کے بعد پہلے سے جاری ویزے بھی منسوخ تصور ہوں گے, اور سعودیہ میں داخلے پر پابندی ہوگی. اقامہ ہولڈرز ورک ویزے والے سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے. جناب یہ پاکستان کا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہے. آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ ملاقاتیں ہماری ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. یہ صابر شاکر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. اب تک کی یہ صورتحال ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں کہا گیا جی کہ بلوچستان میں انتشار پھیلانے والے عناصر کو معافی نہیں دی جائے گی. یہ ہیڈ لائن چلی ہے ایکسپریس نیوز پہ. تو انتشار پھیلانے والا تو پھر مارنگ بلوچ وغیرہ کو ہی کہا جاتا ہے. تو مارنگ بلوچ وغیرہ کو معافی نہیں دی جائے گی تو بلوچ تو نکلے ہوئے ان کو چھڑوانے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مارنگ بلوچ کو اندر رکھ سکتی ہے یا بلوچستان کے سردار مارنگ بلوچ کو چھڑوا سکتے ہیں. یہ بلوچستان کے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو باہر نکلوا پائیں گے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو اندر رکھ پائے گی. اس بات کا مقابلہ وہاں پہ ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.